नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। और उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, पाबंदियों का पालन नहीं करे मुंबई वासी तो फिर से लगा दिया जाएगा पूर्णतः लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर 95,000 के करीब मामले को पार कर गए, जबकि 3500 के करीब लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 3254 नए केस सामने आए, 149 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा है कि अगर लोग पाबंदियों को सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य के एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग पर हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 94,000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 3438 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 46,000 के आंकड़े को पार कर गए, वहीं 44,517 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 52,667 मामले आए और 57 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 1567 नए केसेस आए और 97 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1880 मरीजों की इलाज के बाद छुट्टी मिली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी टला नहीं है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस ने लगाया सरकार को स्थिर करने का आरोप, एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा खत। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस को एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। राजस्थान कांग्रेस की चीफ व्हिप और विधायक महेश शर्मा ने इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखते हुए कहा है कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि सरकार को स्थिर करने के मकसद से हमारे विधायकों और जो निर्दलीय सरकार का समर्थन कर रहे हैं उन्हें लालच दिया जा रहा है। जोशी ने एसीबी के महानिदेशक को भेजी शिकायत में कहा है कि अति विश्वस्त सूत्रों से मेरी जानकारी में आया है कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश व गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों व हमारा समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी हुई जनसेवा को समर्पित सरकार को अस्थिर करने का कुछ प्रयास किया जा रहा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग, यूपी गोहत्या पर कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गायों की रक्षा करने और उनके वध को रोकने के लिए सरकार ने मंगलवार को एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अधिकतम 10 साल सशर्त कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के तहत पहली बार अपराध के लिए व्यक्ति को 1 लाख से अधिक 3 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 1 साल के साथ कठोर सजा दी गई। वहीं दूसरी बार अपराध करने पर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती है। नए अधिनियम के तहत गायों को और अन्य गोजातीय पशुओं के अवैध परिवहन के मामले में चालक, परिचालन और वाहन के मालिक पर आरोप लगाया जाएगा। वाहन के मालिक ने 1 वर्ष की अवधि अथवा गाय से गोजातीय पशु को छोड़ने के भी बात, पकड़ी गई गायों के रखरखाव होने पर भी खर्च वसूल किया जाएगा। तो कई ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। यानी गायों को मारने पर आपको 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन लिंचिंग में अगर आप किसी की पीट की हत्या कर देते हैं तो ऐसे लोगों की फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं योगी राज में। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम केयर फंड में जुड़ी जानकारी देने से इनकार करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीपीआईओ से मांगा जवाब। जी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जी हाँ, इस याचिका में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीपीआईओ के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने आरटीआई के जरिए पीएम केयर फंड से जुड़े दस्तावेजों और जानकारी को उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया था।
हम हाईकोर्ट से इस मामले में सुनवाई के दौरान पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया है और कहा है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में याचिका को दाखिल करने का जुडिशरी ही नहीं बनता है, लिहाजा इस मामले को नहीं सुना जाना चाहिए और याचिका को कोर्ट की ओर से खारिज करना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जुडिशरी से और पीएम केयर फंड के आरटीआई के दायरे में न आने से जुड़े दोनों मुद्दों पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला, इंस्पेक्टर ने खारिज कर दी सीनियर आईपीएस की एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त, अफसर पहुंचे सीजेएम कोर्ट। जी हाँ, यूपी में प्राइमरी स्कूलों की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सीनियर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीजेएम कोर्ट से इस संबंध में अर्जी दाखिल की है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी अर्जी में भर्ती में हुई धांधली को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने दावा किया है कि उनके पास भर्ती में धांधली को लेकर पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन पर्याप्त सबूतों के बाद भी कर्नलगंज इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज न होने पर उन्हें सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ी है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इस भर्ती की एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन जांच सीबीआई के पास ट्रांसफर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच इस तरीके से मामले में अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि वो इस संबंध में शासन और डीजीपी से सीबीआई जांच के लिए अनुरोध करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस तरीके से लगातार खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक बात करें तो महाघोटाला जो हुआ है, इसको लेकर योगी सरकार की पोल खोलना शुरू हो गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना का वो डाटा जो मीडिया छुपा रही है, गंभीर मरीजों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचा। जी हाँ, कोरोना एक ऐसा डाटा है जिसकी ओर मीडिया का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और वो गंभीर मरीजों की संख्या आप जानकर हैरान रह जाएंगे। गरीब मरीजों की संख्या हम विश्व में दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा एक्टिव मरीजों के साथ हम गंभीर मरीजों के फिगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत में कोरोना विस्फोट की सिचुएशन है। अमेरिका में 11 लोग के लगभग एक्टिव होने में मात्र 16,923 गंभीर है। अमेरिका सबसे टॉप पर है, लेकिन भारत में एक्टिव मरीज 1,26,000 के आसपास हैं, लेकिन इनमें से भी 9,000 के करीब मरीज गंभीर श्रेणी में हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 11 लाख में जहां एक्टिव केसों में महज 16 लाख गंभीर केसेस अमेरिका में है, तो वहीं 1 लाख में ही 9,000 के करीब लोग गंभीर हो चुके हैं। ये भारत का मामला निकल के आया तो अपने आप में बड़े पैमाने पर, लेकिन अभी भारत की मीडिया इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही, न भारत की मीडिया ने भी तक इसको मुद्दा बनाया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। शिवराज की ऑडियो वायरल होने पर कमलनाथ ने निकाली भड़ास, बोले मेरी सरकार गिराने की साजिश रचने वाले हो रहे हैं बेनकाब। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कथित ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर आ रही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऑडियो को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि मैं तो शुरू से ही दिन से कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रच के गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी, मिलावट और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी, प्रदेश में निवेश ला रही थी, निरंजन जनहितैषी कार्य कर रही थी। भाजपा को ये सब सहन नहीं हुआ है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि उसे डर व भय था कि सब कार्यों से उनका वर्षों तक सत्ता में वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें भारत सरकार की इस कदम से चीन को मिलेगा 12,000 करोड़ का निर्यात बाजार। जी हाँ, एक तरफ चीन को आपको पता होगा कि भारत में आत्मनिर्भर और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत की योजना लॉन्च की जा रही है, लेकिन इस बीच भारत सरकार ने बैठे बिठाए एक थाली में सजाकर 12,000 करोड़ रुपए निर्यात